भारत अब यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम भारत को अगली आर्थिक महाशक्ति के रूप में उद्धृत करते हुए बेहद आशावादी हो जाते हैं। लेकिन जब हम शीर्ष 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो भारत आर्थिक महाशक्ति बनने से बहुत दूर है। हालांकि भारत ने प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है, लेकिन यह अपने प्रतिद्वंद्वी चीन से पीछे है। एशिया का इतिहास भारतीय और चीनी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करके पढ़ा जा सकता है। चीन डॉलर में विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1980 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन का 64% था। 2001 तक जब चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ तब भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में केवल 28% बढ़ी थी और 21वीं सदी में कई वर्षों की तीव्र वृद्धि के बावजूद 2021 तक भारत की अर्थव्यवस्था और भी पीछे रह गई और चीनी अर्थव्यवस्था के केवल 17% के बराबर रह गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि अतीत में चीन की जीडीपी वृद्धि हमेशा भारत की तुलना में अधिक रही है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 40 वर्षों में चीन के साथ तालमेल बनाए रखती तो भारत की जीडीपी वर्तमान में 3.47 ट्रिलियन डॉलर के बजाय 10 ट्रिलियन डॉलर होती। लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज है जिसमें भारत चीन को हरा सकता है, वह है जनसंख्या। लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार मध्य शताब्दी तक इसका कार्यबल चीन से आगे नहीं निकल पाएगा, भले ही भारतीय बहुत युवा है। भारत की 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और 65% से अधिक 35 वर्ष से कम आयु की है। यह देश की ताकत के साथ साथ इसकी कमजोरी भी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार एक निजी शोध फर्म जो आधिकारिक संख्याओं की तुलना में अधिक हालिया डेटा प्रकाशित करती है, बेरोजगारी दर पिछले 5 वर्षों में लगभग 5% से बढ़कर 7% या 8% के आसपास मंडरा रही है। और CMI के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर, जिसमें नियोजित या रोजगार की तलाश करने वाले व्यक्ति शामिल है, 6 साल पहले 46% से 40% से नीचे आ गई है। यह चार्ट दिखाता है कि भारत की युवा बेरोजगारी दर 40% है, जो 7.7% की समग्र दर से बहुत अधिक है। यदि आप घरेलू वयस्क महिलाओं को शामिल करते हैं तो दर काफी अधिक होगी। महिला रोजगार दरों में पुरुष स्तर तक वृद्धि भारत को अतिरिक्त 235 मिलियन कर्मचारी प्रदान करेगी। उदाहरण के लिए पड़ोसी बांग्लादेश में, जिसके रीति रिवाज भारत से बहुत अलग नहीं है, परिधान निर्माण में उछाल ने 2005 से कामकाजी महिलाओं की संख्या में 50% की वृद्धि की है। वियतनाम में 3/4 महिलाएं काम करती है। लेकिन भारत में महिला रोजगार को बढ़ावा देने वाली बड़ी फैक्ट्रियां काफी हद तक अनुपस्थित है। समस्या रोजगार के अवसरों की कमी है। तथाकथित भारत की विश्वस्तरीय वृद्धि रोजगार पैदा नहीं कर रही है। समस्या का एक बड़ा हिस्सा भारत की खराब शिक्षा प्रणाली और नौकरी प्रशिक्षण है, जिसका अर्थ है कि स्थानीय डिग्री और प्रमाण पत्र अक्सर नियोक्ताओं द्वारा बेकार माने जाते हैं। यह डेटा दिखाता है कि 25 से 34 वर्ष की आयु वर्ग की केवल 20% आबादी उच्च कौशल वाले पेशे में है, जैसे कि चिकित्सा, उन्नत अनुसंधान और अधिक व्यावसायिक कार्यक्रमों के साथ श्रम बाजार में प्रवेश। भारत के युवा अपनी सरकार के कारण कौशल और शिक्षा प्राप्त करने में विफल रहे। भारत सरकार प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का औसतन केवल 2% खर्च करती है, जो ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में बहुत कम है। भारत स्वास्थ्य सेवा पर सबसे कम सार्वजनिक व्यय वाले देशों में से एक है, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.3% है। भारत मानव विकास के 2 प्रमुख घटक, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप श्रम उत्पादकता घट रही है। अर्थव्यवस्था में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए श्रम उत्पादकता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था की श्रम उत्पादकता बढ़ती है, वह समान मात्रा में सापेक्ष काम के लिए अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। उत्पादन में यह वृद्धि अधिक वस्तुओं और सेवाओं को उचित मूल्य पर उपभोग करना संभव बनाती है। अगर हम ब्रिक्स देशों के प्रति घंटे काम किए गए जीडीपी की तुलना करें तो भारत में उत्पादकता का स्तर सबसे कम है। चीन की उत्पादकता 2000 में बढ़ी,
क्योंकि जब उसके टेक्नोक्रेट नदी पर बांध बनाने, सड़क बनाने या गांव को स्थानांतरित करने का फैसला करते हैं, तो बांध बन जाता है, सड़क बन जाती है और गांव गायब हो जाता है। विस्थापित ग्रामीणों को मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें प्रगति के रास्ते में आने की अनुमति नहीं है। चीन के नेता तर्कसंगत निर्णय लेते हैं, जो लंबे समय तक सभी नागरिकों की जरूरतों को संतुलित करते हैं। इससे तेजी से निरंतर विकास हुआ है, जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। सड़क और बिजली जैसी बुनियादी संरचना और शिक्षा और पेयजल जैसी सार्वजनिक सेवाएं बेहद अपर्याप्त है। पीने का पानी बहुत कम है और विकास को सीमित करता है। भारत के शीर्ष कंप्यूटर वैज्ञानिकों का दुनिया भर में मनोरंजन किया जाता है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बच्चों के पास अधिक उत्पादक काम खोजने के लिए आवश्यक बुनियादी शिक्षा का अभाव है। एक लोकप्रिय तर्क यह है कि अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाएं लंबी अवधि के लिए 8 से 9% की दर से बढ़ी है, तो भारत क्यों नहीं? लेकिन इस पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भारत की तुलना में कहीं अधिक निवेश किया है। बुनियादी ढांचे के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था ने भूमि सुधार, संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद और सड़कों, रेलवे और वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों के निर्माण सहित निश्चित पूंजी निर्माण में अजेय वृद्धि देखी है। फिर भी 2007 से यह 36% से गिरकर 29% हो गया है। निश्चित पूंजी निर्माण में कमी के कई कारण हैं, जिनमें नीति अनिश्चितता, वित्तपोषण की समस्याएं, निजी निवेश में कमजोरी और बैंकिंग क्षेत्र में मंदी शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट है। 2008 से एफडीआई जीडीपी के 3.6% से गिरकर 1.4% पर आ गया है। सरकार को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई की मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतियों और पहलों को लागू करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि व्यापार करना आसान बनाना, कर प्रोत्साहन प्रदान करना और निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। श्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए और सरकारी राजस्व को दबाव में रखते हुए 2025 तक अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करके $5 ट्रिलियन नहीं कर सके। पिछले 10 वर्षों में सरकार का राजकोषीय घाटा, जो सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर है, बढ़ा है। इससे सरकार के वित्त पर दबाव बढ़ा है और इसके खर्च कार्यक्रम की स्थिरता को लेकर चिंताएं पैदा हुई है। बढ़ता राजकोषीय घाटा देश की क्रेडिट रेटिंग और उधार लेने की लागत को भी प्रभावित करता है। यदि घाटा बढ़ता रहता है, तो इससे मुद्रास्फीति और ब्याज दरें बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। इसके अलावा इससे सरकार की उधार लेने पर निर्भरता भी बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से ऋण से जीडीपी अनुपात बढ़ सकता है। भारत का ऋण जीडीपी अनुपात लगभग 90% है। यह दर्शाता है कि देश में अपने आर्थिक उत्पादन की तुलना में सरकारी ऋण का स्तर अपेक्षाकृत उच्च है। हालांकि भारत का ऋण जीडीपी अनुपात कुछ अन्य देशों की तुलना में उतना अधिक नहीं है। मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच रेटिंग्स जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत को स्थिर रेटिंग दी है, जिसे निवेश ग्रेड रेटिंग माना जाता है। यह दर्शाता है कि एजेंसियों का मानना है कि भारत में अपेक्षाकृत कम क्रेडिट जोखिम है और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर दृष्टिकोण है। आगे बढ़ने के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्यात है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का चालू खाता शेष लगभग 1 दशक में सबसे अधिक हो गया है, क्योंकि देश का व्यापार घाटा बढ़ गया है और विदेशी निवेश में गिरावट आई है। चालू खाता, जो देश के विदेशी व्यापार और सेवा प्रवाह का सबसे व्यापक माप है, $36 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% घाटे में था। हाल के वर्षों में भारत का चालू खाता घाटा चिंता का विषय रहा है। देश लगातार व्यापार घाटे और आयात के लिए बढ़े हुए भुगतान का सामना कर रहा है, जिससे अंतर्वाह और बहिर्वाह के बीच का अंतर बढ़ रहा है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार बढ़ा हुआ व्यापार घाटा निर्यात पर वैश्विक मांग में कमी के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि वैश्विक मांग धीमी हो गई है, लेकिन भारतीय उपभोक्ता मांग बढ़ रही है।
यह उपभोक्ता विश्वास सूचकांक अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति और उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में परिवारों के बीच आशावाद या निराशावाद के स्तर को दर्शाता है। यह आमतौर पर परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के सर्वेक्षणों के आधार पर गणना की जाती है, जिसमें उनसे वर्तमान और भविष्य की आर्थिक स्थितियों, रोजगार की संभावनाओं और उनके खर्च और बचत पैटर्न के बारे में उनके विचारों के बारे में पूछा जाता है। सूचकांक का उपयोग उपभोक्ता खर्च के संकेतक के रूप में किया जाता है, जो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है। मुद्रास्फीति में कमी आने और भारतीयों की क्रय शक्ति बढ़ने से उपभोग में और वृद्धि हो सकती है, लेकिन पूंजीगत व्यय और विनिर्माण ही वास्तव में महत्वपूर्ण है। वे वर्तमान विकास और अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। विश्व बाजार के लिए विनिर्माण भारत का मजबूत पक्ष नहीं रहा है। कमजोर बुनियादी ढांचा, महंगी और अविश्वसनीय बिजली, जटिल श्रम और भूमि कानून और निराशाजनक नौकरशाही ने भारत को एशियाई औद्योगिकीकरण की पिछली लहरों में शामिल होने से रोक दिया। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, वियतनाम और निश्चित रूप से चीन ने औद्योगिकीकरण की दौड़ में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि आज अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कारकों का संगम भारत को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्माता चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकलुभावन सरकार साइबर अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा व्यापक समृद्धि चाहती है। राजमार्गों, रेलमार्गों और बंदरगाहों में वर्षों के निवेश के साथ साथ विनियामक सुधारों ने उन बाधाओं को कम किया है, अगर नहीं भी किया है, जो लंबे समय से विदेशी निवेशकों को दूर रखती थीं। मानव पूंजी में निवेश करने से भारत के सामने आने वाली कई अन्य चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद मिल सकती है, जैसे कि अधिक कुशल और उत्पादक कार्यबल की आवश्यकता और बढ़ती आबादी के लिए अच्छे रोजगार पैदा करने की चुनौती। भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। निवेश आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक सुशिक्षित और कुशल कार्यबल आवश्यक है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को अधिक शैक्षिक संसाधन आवंटित करने चाहिए और उन्हें अपने बजट और नीति निर्माण में प्राथमिकता देनी चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षा प्रणाली में सुधार और मानव पूंजी में निवेश बढ़ाना भारत के लिए एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने और अपने नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।